of you. Today I will discuss about midbrain activation and DMIT to boost the brain capacity of a child or a person. So let's start with DMIT first. DMIT basically is one kind of a test of fingerprints which match the brain one of the brain mapping technique through the fingerprint. So we will discuss in detail today about the brain mapping. आज की जो समस्या है बच्चों के फिंगरप्रिंट्स के मनोवैज्ञानिक अध्ययन द्वारा वैज्ञानिक करियर काउंसलिंग किस तरह से करें इसके रिगार्डिंग है। तो आज की समस्या को यदि हम पहले देखें तो इसको समझने में ज्यादा आसानी होगी। आज शिक्षा के स्तर को देश में और ऊंचा उठाने के प्रयास से सिंगापुर व अमेरिका की विभिन्न वैज्ञानिक तकनीकों का सहारा लिया जा रहा है। यह प्रयास बच्चों में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने में अत्यधिक लाभप्रद हो रहा है। ऐसा देखा गया है कि अभिभावक व बच्चे में उनके करियर को लेकर चिंता बनी रहती है। यह विषय तकनीकी नहीं किंतु पेचीदा जरूर है, क्योंकि करियर के सही चुनाव पर ही विद्यार्थी अपने जीवन में आगे बढ़ेगा। करियर का चुनाव एक ऐसा विषय बन गया है कि इस विषय को लेकर विद्यार्थी व अभिभावक आपस में विवाद करते भी देखे गए हैं, क्योंकि माता पिता अपनी समझ व अनुभव के आधार पर बच्चों का सही करियर का चुनाव करने में मदद करते हैं, किंतु बच्चे स्वयं अपने पसंद का विषय लेना चाहते हैं या अपने पसंद का करियर का चुनाव करना चाहते हैं। किंतु दुविधा तब होती है जब माता पिता के अनुसार करियर को चुनाव न करने पर बच्चों व माता पिता के रिश्तों में खटास आ जाती है, या उसके विपरीत बच्चा अन्य विषय लेना चाहता था किंतु माता पिता ने अपनी सूझबूझ व अनुभव के आधार पर बताया, लेकिन विद्यार्थी उस विषय में सफलता दर्ज नहीं करवा सका। तब बच्चा यह भावना करता है कि काश मैंने अपनी पसंद का विषय लिया होता तो मैं आज सफल हो जाता। और बच्चे इस तरह मन में यह सब बिठा लेते हैं कि माता पिता जो कहे वो नहीं करें और उसमें सफलता नहीं है, किंतु यहाँ माता पिता व बच्चे दोनों अपने स्थान पर सही होते हैं। इसी क्रम में आगे एक और फैक्ट हम देखें कि प्रतियोगिता के दौर में विद्यार्थी अपनी पूरी मेहनत से पढ़ने के बाद भी सफल ना हो तो अवसाद का शिकार हो जाते हैं, भावनात्मक रूप से स्वयं को इतना कमजोर बना लेते हैं या कमजोर कर लेते हैं कि यूं कहा जाए कि असफलता विद्यार्थी के दिल पर मानसिक स्तर पर इस तरह प्रहार करती है कि विद्यार्थी भावनात्मक रूप से एकदम टूट जाता है और आत्महत्या की ओर अग्रसर हो चलता है तथा स्वयं की इतनी खूबसूरत जिंदगी का अंत कर देता है। भारत में एक सर्वे देखने में आया है कि एक वर्ष में 14,000 विद्यार्थी केवल पढ़ाई के तनाव के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। अभी हाल ही में राजस्थान के कोटा जिले के सर्वे से यह आंकड़े सामने आया है तथा न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुए कि हर 8वें दिन एक विद्यार्थी पढ़ाई के तनाव को झेल नहीं पाता व आत्महत्या कर बैठता। क्या यह आंकड़े रोंगटे खड़े कर देने वाले नहीं है? क्या यह आंकड़े कम नहीं किए जाने चाहिए? युवा पीढ़ी को उचित मार्गदर्शन नहीं दिया जाना चाहिए? क्या विद्यार्थियों को उसकी क्षमता के अनुसार या उसकी जन्मजात प्रतिभा के अनुसार विषय व करियर का चुनाव नहीं करवाया जाना चाहिए? इन सभी प्रश्नों के जवाब प्रथम दृष्टि हमारे मस्तिष्क में आता है कि हाँ, युवा पीढ़ी को उचित मार्गदर्शन दिया जाए, आत्महत्या के कारणों को जाना, उनको रोका जाए, बच्चों की छिपी जन्मजात प्रतिभा को पहचाना जाए। किंतु मस्तिष्क में एक सवाल और उठता है कि यह सब आसान नहीं है और कैसे होगा। किंतु प्रिय भाई बहनों, विद्यार्थियों तथा बुजुर्गों ने आज आपको अनुभव किया हुआ
जांचा परखा हुआ वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक कसौटियों पर खरा उतरने वाला रास्ता बताऊंगा। हो सकता है यह तरीका तकनीक आपके लिए अनजानी हो, किंतु भारत के बाहर सभी देशों में जैसे जापान, सिंगापुर, ताइवान, रूस, इंडोनेशिया, कोरिया आदि के विश्वविद्यालयों में अनिवार्य परीक्षण है। यह तकनीक ओलंपिक खेलों में 1972 से अपनाई जा रही है। इस तकनीक को DMIT टेस्ट कहा जाता है, डर्मेटोग्लाइफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। इस तकनीक का जिक्र आगे किया जाएगा, जिस तकनीक को जानकर आप भी चाहेंगे कि यह टेस्ट आपके बच्चे का भी किया जाए। किंतु पहले हम यह जान लें कि क्या आपके बच्चे इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। पहला, विद्यालय ना जाने का बहाने बनाना, विद्यालय में बहुत शरारत करना, पढ़ा हुआ अधिक समय तक याद ना रहना, परीक्षा समय पर पढ़ा हुआ सब भूल जाना, परीक्षा देते समय डर लगना, विद्यालयों या किसी अन्य स्थान पर किसी कार्यक्रम में भाग लेने में झिझकना, चिड़चिड़ापन होना, पढ़ाई के लिए अधिक रुचि ना दिखाना, गलत संगत की ओर आकर्षित होना, माता पिता के डांटने पर बातों की गांठ मन में बांध लेना, अधिक भावुक होना, आलसी प्रवृत्ति का होना, खेलने में आलस ना दिखाना किंतु पढ़ाई का नाम कहते ही आलस दिखाना, एकाग्रता की कमी होना, जिद्दी होना व माता पिता की बातों को ना मानना, टीवी अधिक देखना, मोबाइल अधिक चलाना, विद्यालय का होमवर्क ना करना, हीन भावना से ग्रसित होना, पबजी गेम बहुत ज्यादा खेलना और भी बहुत तरह के गेम जो मोबाइल में हो बहुत ज्यादा खेलते रहना, बहुत डांटने के बावजूद भी खेलते रहना, छिप छिप कर खेलना, वातावरण से अधिक प्रभावित होना। इन सभी समस्याओं से सभी माता पिता परेशान हैं, किंतु परेशानी किसी बात का हल नहीं। इन सभी समस्याओं को पूर्व में जान लेना व उनका निदान भी जान लेना यह संभव है DMIT टेस्ट के माध्यम से। आइए जाने DMIT टेस्ट क्या होता है। DMIT टेस्ट का अर्थ है डर्मेटोग्लाइफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। दो शब्दों से मिलकर बना है यह डर्मेटोग्लाइफिक मल्टीपल टेस्ट। डर्मा एंड ग्लाइफिक्स अर्थात डर्मा से आशय है स्किन व ग्लाइफिक्स से आशय प्रिंट से होता है, यानी स्किन के प्रिंट से जो भी टेस्ट किया जाता है उसे डर्मेटोग्लाइफिक कहते हैं। DMIT टेस्ट में एक उंगली के 3 फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, 10 उंगलियों को 30 फिंगरप्रिंट्स हुए। इन फिंगरप्रिंट्स को कैप्चर किया जाता है व इन फिंगरप्रिंट्स के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जो कि 48 पेजेस की होती है। इस रिपोर्ट में विद्यार्थी के ब्रेन के स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का ब्यौरा होता है। वैज्ञानिकों, चिकित्सकों, मनोवैज्ञानिकों तथा मस्तिष्क शोधवेताओं का ऐसा मत है कि बच्चा जब मां के गर्भ में 3-4 माह का होता है तो उसके प्रथम विकास ब्रेन का होता है, जिसे सेरेब्रम कॉर्टेक्स कहा जाता है, तथा उसी दौरान बच्चे की उंगलियों के निशान का विकास होता है। इसीलिए बच्चे के ब्रेन व फिंगरप्रिंट्स में कोरिलेशन होता है। इसीलिए बच्चे की फिंगरप्रिंट्स व मस्तिष्क के न्यूरॉन्स की बनावट का आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से विश्लेषण कर बच्चे के करियर के बारे में सार्थक मार्गदर्शन दिया जा सकता है। DMIT रिपोर्ट्स के आधार पर हमें निम्न बातों का ज्ञान होता है। डिफरेंस बिटवीन ब्रेन्स, राइट एंड लेफ्ट ब्रेन्स, डोमिनेंस ऑफ ब्रेन, राइट एंड लेफ्ट ब्रेन, लर्निंग पैटर्न अकॉर्डिंग टू ब्रेन मैपिंग, या बच्चा विजुअल है, ऑडिटरी है, कैनेस्थेटिक है, सारे डिटेल में आप जाएंगे जब मैं स्लाइड्स को वापस से आगे की ओर एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और भी इसमें पता जो चलने वाला चीजें वो स्ट्रेंथ ऑफ लोब्स, जैसे कि 5 लोब्स होता है तो उसका स्ट्रेंथ के बारे में पता चलेगा, कौन सा लोब कितना % डेवलप हुआ है। द फ्रंटल लोब, द प्रीफ्रंटल लोब, द पैराइटल लोब, द टेम्पोरल लोब, द ऑक्सीपिटल लोब। नेक्स्ट पता चलेगा पर्सनालिटी एंड बिहेवियर। पर्सनालिटी में डोमिनेंट है, इन्फ्लुएंस है, स्टडी या कंप्लाइंट है, और इसके साथ बिहेवियर भी पता चलेगा।
थिंकिंग स्टाइल पता चलेगा, कॉग्निटिव है, अफेक्टिव है, रिवर्स है, रिफ्लेक्टिव, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता चलेगा, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, लॉजिकल, फाइन मोटर स्किल का कंडीशन क्या है, ग्रोस मोटर स्किल का कंडीशन क्या है, लैंग्वेज, म्यूजिक, नेचर, विजुअल किसमें कितना इंटरेस्ट है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बहुत सारे लोगों के बीच में गलत धारणा भी है। लोग समझते हैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है आईक्यू इंटेलिजेंस क्वेश्चन, बट 4 क्वेश्चंस होते हैं। इन सभी बिंदुओं पर एक एक करके विचार करेंगे। इससे पहले थोड़ा ब्रेन के बारे में जान ले। डिफरेंस बिटवीन ब्रेन, राइट एंड लेफ्ट ब्रेन। डॉक्टर रोजर डब्ल्यू स्पीयर ने 1981 में यह सिद्ध किया कि मानव मस्तिष्क 2 प्रकार के होते हैं, राइट ब्रेन व लेफ्ट ब्रेन। उन्होंने राइट ब्रेन व लेफ्ट ब्रेन के कार्यों के बारे में बताया तथा उनके इन मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से उनको नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। डॉक्टर हैरोल्ड कमिंस ने 1926 में एक शब्द की रचना की। उन्होंने यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किया कि मनुष्य की उंगलियों की रिजेज व मस्तिष्क में को रिलेशन होता है। स्किन रिजेज पैटर्न्स के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से उन्हें विश्व में फादर ऑफ डर्मेटोग्राफिक्स के नाम से या क्यूमिन्स एंड मेथोडोलॉजी के नाम से जाना जाने लगा। डीएमआईटी रिपोर्ट में दोनों मस्तिष्कों में अंतर 7% से अधिक हो तो तत्काल मनोवैज्ञानिक उपचार किया जाना चाहिए, जिससे मानव दोनों मस्तिष्क का उपयोग संतुलित रूप से कर सके। नाउ नेक्स्ट, डोमिनेंस ऑफ ब्रेन, राइट एंड लेफ्ट ब्रेन। मानव मस्तिष्क 2 प्रकार के होते हैं डॉक्टर रोजर डब्ल्यू स्पीयर के अनुसार। ऐसा देखा गया है कि विश्व में 80% लोग लेफ्ट ब्रेन का उपयोग करते हैं, किंतु डीएमआईटी रिपोर्ट से यह वैज्ञानिक रूप से स्पष्ट होता है कि कौन सा मस्तिष्क अधिक सक्रिय है तथा उस अनुसार सुझाव दिया जाता है, उसका मिड ब्रेन एक्टिवेशन किया जाता है कि विद्यार्थी अधिक किस प्रकार से सीखता है, उसका लर्निंग पैटर्न क्या है। लर्निंग पैटर्न अकॉर्डिंग टू ब्रेन मैपिंग। लर्निंग पैटर्न जो है उसका ब्रेन मैपिंग के अनुसार। डीएमआईटी रिपोर्ट से विद्यार्थी के लर्निंग पैटर्न के बारे में पता चलता है कि विद्यार्थी किस तरह से अधिक सीखता है। देखकर जल्दी सीखता है या सुनकर जल्दी सीखता है या लिख लिख कर किसी चीज को जल्दी याद कर लेता है या समझ लेता है। यह लर्निंग पैटर्न थ्योरी व्यवहारिक रूप से वाकई उपयोगी अनुभव की गई है। ऐसा माना जाता है कि प्रश्नों के उत्तर पुराने समय से माता पिता बच्चे को कहते हैं कि लिख लिख कर याद किया करो, अधिक याद होगा, किंतु ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे का लर्निंग मोड काइनेस्थेटिक हो, अर्थात लिख लिख कर प्रश्नों का उत्तर याद करने का हो। कुछ बच्चे को देखा हुआ, कुछ को सुना हुआ तथा कुछ को लिखकर अधिक याद होता है। ऐसा भी अनुभव में आया है कि कोई भी 2 मोड बच्चे के तेज चल रहे होते हैं, उन्हीं से विद्यार्थी को पढ़ाया जाना चाहिए। इससे यह लाभ होगा कि जिस प्रश्न का उत्तर विद्यार्थी याद करने में अधिक समय लेता है, उसी प्रश्न का उत्तर याद करने में लर्निंग पैटर्न का उपयोग कर बहुत कम समय में याद कर लेगा, वह काफी लंबे समय तक याद रखेगा। इस बात को एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपके दफ्तर जाने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ते में बहुत ट्रैफिक है, किंतु आप फिर भी वहां से जाने का प्रयास करते हैं, तो आप दफ्तर दुख सुख पाकर पहुंचेंगे। किंतु दूसरा रास्ता एकदम खाली है, वहां कोई ट्रैफिक नहीं, तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे, वह परेशानी भी नहीं होगी। यही हमारे मस्तिष्क के साथ होता है। बच्चे का जो मोड अधिक सक्रिय हो, उसी के उपयोग से प्रश्नों के उत्तर याद करें तो जल्दी याद होंगे, वह अधिक समय तक याद रहेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ लोब के बारे में बात करें तो विज्ञान यह सिद्ध कर चुके हैं कि मानव मस्तिष्क में कुल 10 लोब्स होते हैं। राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन में 5-5 लोब्स के रूप में विभाजित होते हैं। मानव मस्तिष्क में लगभग 1200 करोड़ न्यूरॉन सेल्स होते हैं, जो कुल 10 लोब में विभाजित होते हैं, किंतु लोब में कम न्यूरोसेल्स होते हैं, किसी लोब में अधिक न्यूरोसेल्स होते हैं। ऐसा कभी संभव नहीं है कि 2 मनुष्य के न्यूरॉन सेल्स का बंटवारा एक समान हो। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस लोब में अधिक न्यूरोसेल्स हो और वह लोब जिस कार्य को करने के लिए जिम्मेदार हो, उस कार्य को करने में मनुष्य अधिक रुचि लेगा, वह अधिक प्रभावी तरीके से पूर्ण करेगा। मानव मस्तिष्क में 5 लोब्स होते हैं। द फ्रंटल लोब, द प्रीफ्रंटल लोब, द पैराइटल लोब, द टेम्पोरल लोब, द ऑक्सीपिटल लोब। द फ्रंटल लोब का कार्य मानव मस्तिष्क में
होने वाली कुछ गतिविधियां फ्रंटल लोब द्वारा नियंत्रित होती है, जैसे विवेक बुद्धि, विचारों का निर्माण, रचनात्मक योजनाबद्ध विचार, व्याकरण शुद्धि, समस्याओं को सुलझाना, जोखिम उठाने की क्षमता आदि से संबंधित कार्य करता है। द प्रीफ्रंटल लोब द्वारा जो कार्य नियंत्रित होते हैं किए जाते हैं, जैसे कि सृजनात्मक विचारधारा, कल्पनाशीलता, ध्यान केंद्रित करना, समय एवं स्थल के अनुसार योग व्यवहार एवं आचरण करना, जटिल जानकारी को समझाना, विश्लेषण करना। द पैराइटल लोब, यह लोब शरीर में हो रही अनुभूति को, संवेदनाओं को पहचान कर उस पर प्रक्रिया एवं परीक्षण कर सही निर्णय देता है। यह शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है। द टेम्पोरल लोब, यह लोब श्रवण क्षमता, संगीत की बारीकियों को समझने की क्षमता, भाषा एवं वाणी उच्चारण को समझने की क्षमता, चित्र, संगीत, वार्तालाप आदि को सही समय पर याद करने की क्षमता एवं याददाश्त शक्ति को नियंत्रित करता है। द ऑक्सीपिटल लोब, यह आंखों के माध्यम से दिखने वाले दृश्यों का विश्लेषण करके उसके सही अर्थ की जानकारी एवं पहचान देने का कार्य करता है। ना पर्सनालिटी एंड बिहेवियर, डॉक्टर विलियम एम मॉर्सन, जो कि अमेरिकन यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजिस्ट रहे, उन्होंने हजारों ह्यूमन बिहेवियर पर शोध किया तथा मानवीय व्यवहार को 4 कैटेगरीज में विभाजित किया। डोमिनेंट, इन्फ्लुएंस, स्टडी, कंप्लाइंट। डोमिनेंट, इस व्यक्तित्व के लोग की तुलना ईगल से की जाती है। इस प्रकार के लोग अवसर की तलाश में रहते हैं तथा इनको चुनौतियों से लड़ना, उनको स्वीकार करना अधिक पसंद होता है। यह निर्णयात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, उड़जड़ किस्म के, वह कभी कभी जिद्दी भी हो जाते हैं। इन्फ्लुएंस, दूसरा इन्फ्लुएंस पर्सनालिटी टाइप, इस व्यक्तित्व के लोगों की तुलना मोर से की जाती है। इस प्रकार के लोग को बोलना, बातें करना अधिक पसंद होता है। यह किसी वार्ता के दौरान स्वयं की ओर ध्यान आकर्षित करवाने में प्रयत्नशील रहते हैं, अधिक जुनूनी वाले, उत्साही होते हैं। किंतु इस प्रकार के व्यक्तित्व के लोगों में सबसे बड़ी कमजोरी यह देखी गई है कि यह समय प्रबंधन में कच्चे होते हैं, टाइम मैनेजमेंट वीक होता है इनका। नेक्स्ट पर्सनालिटी टाइप ऑस्टेरी, इस व्यक्तित्व के प्राणी खुशमिजाज व मिलनसार होते हैं, अधिक मेहनती व अपने हाल में मस्त रहने वाले होते हैं। यह लोग लड़ाई झगड़े व आमना सामना की स्थिति से दूर रहना पसंद करते हैं। अब नेक्स्ट पर्सनालिटी है कंप्लाइंट। कंप्लाइंट परफेक्शनिस्ट होते हैं, किसी भी कार्य को पूरी परफेक्शन के साथ करने में आनंद लेते हैं। नाउ थिंकिंग स्टाइल, जो प्राणी की 4 प्रकार थिंकिंग स्टाइल देखी गई है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, रिवर्स और रिफ्लेक्टिव। कॉग्निटिव थिंकिंग स्टाइल, इस सोच के प्राणी स्वयं प्रयत्न द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह अपने ज्ञान व अपनी मान्यताओं पर गूढ़ विश्वास रखते हैं। यह चर्चा व विचारण के दौरान स्वयं के मान सम्मान के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, कभी 2 या जरूरत से ज्यादा अभिमानी भी हो सकते हैं। अफेक्टिव लर्नर, इस प्रकार के प्राणियों को नए विषय सीखने में उदाहरण का प्रयोग करना अच्छा लगता है। इनमें अनुकरण करने की व सृजनात्मक शक्ति की खूबी होती है। यह संचार माध्यम द्वारा सीखने पर अधिक जोर देते हैं। यह मौन रहना ज्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्टिव लर्नर, इस प्रकार के प्राणी स्वयं प्रयत्न द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं, स्वयं की प्रशंसा के भूखे होते हैं, जरूरत से ज्यादा अभिमानी होते हैं। इन्हें कार्य करने से पूर्व सोच विचार करने में अधिक समय लगता है। नेक्स्ट इज क्रिटिकल लर्नर, यह चुनौतियों को पसंद करने वाले होते हैं, दूसरों की परवाह किए बिना अपना काम करते हैं। यह चुनौतियां स्वीकार करके पाई सफलता स्थापित करते हैं या उल्टा सोचने, तर्क करना एवं गर्मा गर्मी तार्किक बहस करने की आदत रखते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, जो पाए जाते हैं। हर उम्र के प्राणी में कुछ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस होती है। कुछ महत्वपूर्ण स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को शोधवेताओं व मनोवैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया है, जैसे इंट्रापर्सनल, यह स्किल प्राणियों में नकारात्मक और सकारात्मक रूप में हो सकती है। इस स्ट्रेंथ के प्राणी एकांत पसंद करते हैं, इनको अधिक बोलना पसंद नहीं होता। यह दूसरों से खुले मन से बात करने में संकोच करते हैं। यह स्वयं की कमजोरियों को समझते हैं, यह स्वयं के अहम को हानि नहीं पहुंचने देते हैं। इस स्ट्रेंथ के प्राणी अधिकतर साइकोलॉजिस्ट, उच्चाधिकारी, संत बनते हैं।
नेक्स्ट, इंटरपर्सनल। इस स्ट्रेंथ के प्राणी मिलनसार होते हैं, लोगों से खुल के बातें करते हैं, वह पसंद करते हैं। यह व्यक्ति दूसरों के साथ काम करने में विश्वास करते हैं, दूसरों के साथ विचारों का अच्छी तरह से आदान प्रदान कर सकते हैं। यह एक अच्छे नेता बन सकते हैं, यह अच्छे ट्रेनर, शिक्षक, एक्टर, सोशलिस्ट बन सकते हैं। लॉजिकल। इस स्ट्रेंथ के प्राणी में तर्क शक्ति में निपुणता होती है, यह किसी भी प्रश्न का हल मनोवैज्ञानिक तरीके से निकालते हैं। यह हमेशा ये कैसे होगा और ये क्यों करना ऐसे सवाल पूछता है। जटिल समस्याओं को हल करने की क्षमता होती है तथा यह लोग आदर्श विचार वाले भी हो सकते हैं। यह लोग डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, बैंकर आदि हो सकते हैं। नेक्स्ट इज लैंग्वेज। इस स्ट्रेंथ के प्राणी में मौखिक बातचीत और लिखने के ढंग का समन्वय होता है। व्यक्ति अच्छा वक्ता भी हो सकता है। इनका भाषा पर प्रभुत्व दूसरे की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है। यह मातृभाषा के अलावा दूसरी भाषा भी सीख सकते हैं। यह लोग अच्छे लेखक, वकील, पत्रकार, शिक्षा देने वाले, अनुवादक तथा कवि बन सकते हैं। नेक्स्ट इज म्यूजिक। इस स्ट्रेंथ के प्राणी संगीत प्रिय और भावनाशील होते हैं। इसमें संगीत की लय, धुन और आवाज को परखने की शक्ति अधिक होती है। यह हर किसी के साथ आत्मिक भावनाओं के साथ आसानी से जुड़ जाते हैं। यह लोग संगीतकार, गायक, गीतकार, संगीत प्रशिक्षक बन सकते हैं। नेक्स्ट इज विजुअल। इस स्ट्रेंथ के प्राणी जरूरत से ज्यादा कल्पनाशील होते हैं। इनकी कल्पना करने की शक्ति अधिक होती है। इनमें नक्शे, चार्ट पढ़ने की अच्छी योग्यता पाई जाती है। इनकी डिजाइन और सजावट में ज्यादा रुचि होती है। इनकी आंखों व हाथों में सुंदर संतुलन होता है। यह व्यक्ति गाइड, इंटीरियर डिजाइनर, पायलट, फोटोग्राफर व पेंटर अच्छे बन सकते हैं। नेक्स्ट इज नेचर। इस स्ट्रेंथ के प्राणी कुदरती वातावरण, साथ ही पशु, पक्षी और अन्य वन्य जीवों के साथ जुड़े होते हैं। यह व्यक्ति प्रकृति प्रेमी तथा साथ ही जीवों के प्रति सद्भावना रखने वाले होते हैं। इनको कुदरती सौंदर्य वाली जगह पर घूमना बहुत पसंद होता है। इनको कैंप, पिकनिक आदि पर जाना अच्छा लगता है। इस स्ट्रेंथ के लोग किसान, भूगोल शास्त्री, जियोलॉजिस्ट, इकोलॉजिस्ट बनना पसंद करते हैं। नाउ नेक्स्ट 8th इज टाइप ऑफ क्वेश्चन। सभी प्राणियों में 4 महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं जो निम्न प्रकार हैं: IQ, EQ, AQ एंड CQ। इन 4 स्तंभों के सहारे ही मनुष्य अपना व्यक्तित्व विकास कर सकता है। इन स्तंभों को मजबूत कर व्यक्तित्व को निखारा जाता है। 4 स्तंभों को मनोवैज्ञानिकों, शोधवेत्ताओं, वैज्ञानिकों तथा चिकित्सकों द्वारा इस प्रकार समझाया गया है: इंटेलिजेंट क्वेश्चन, समस्या का समाधान, संकल्पनाओं को समझना, तार्किक शक्ति, विभिन्न वस्तुओं के बीच संबंधों को समझना, विभिन्न जानकारियों को याद करना एवं समय पर पुनः प्राप्त करना आदि क्षमता दर्शाता है। इमोशनल क्वेश्चन, भावनात्मक संबंधों, आवेगों, स्वप्रेरणा, सहानुभूति, सामाजिक व्यवहार आदि की क्षमता दर्शाता है। हमारी सभी क्रियाएं भावनाओं पर निर्भर रहती है। एडवर्सिटी क्वेश्चन, विपरीत परिस्थितियों का सामना करना, विपरीत परिस्थितियों में स्वयं के आत्मविश्वास को न खोना। विद्यार्थियों में अधिकतर यह देखा जाता है कि विद्यार्थी परीक्षा की पूर्ण तैयारी करने के पश्चात परीक्षा के नजदीक आने पर आत्मविश्वास खो देते हैं और उनको महसूस होता है कि वह सभी प्रश्नों के उत्तर को भूल रहे हैं तथा परीक्षा में प्रश्न पत्र को सामने देख ब्लैंक हो जाते हैं। कुछ विद्यार्थी विपरीत परिस्थिति के आते ही बीमार हो जाते हैं। इस क्वेश्चन के मजबूत होने से इन सभी परेशानियों का सामना करने का साहस बना रहता है। क्रिएटिव क्वेश्चन, दिस इज द रचनात्मक, सृजनात्मक, धार्मिक, लीडरशिप, बड़ी सोच, उच्च आध्यात्मिक स्तर, यह सभी विशेषता CQ के अधिक होने से मानव में देखने को मिलती है। तो आपका बेसिक रिव्यू हो गया इसका। DMIT टेस्ट क्यों करना चाहिए, जो भी समस्याएं बताए गए और समाधान ये सारे सॉल्व हो जाते हैं DMIT टेस्ट के द्वारा। कैसे होते हैं उसका पिक्टोरियल व्यू आप देखें और समझें। DMIT के बारे में पूरी तरह से आपको समझा चुके हैं। DMIT technique has been developed by scientists and research experts from world-renowned universities, and it is based on knowledge from genetics, embryology, dermatographic, psychology, and neuroscience.
DMIT help to understand the inborn intelligence distribution of an individual. Now we'll go to next. Where do fingerprints come from? Now, according to medical research, fingerprints are created before birth. They are formed during the fetal developmental stage between the 13th to 21st parental weeks, already discussed earlier. Will fingerprints change? ये क्वेश्चन आया था, क्या फिंगरप्रिंट्स कभी चेंज हो जाते हैं? जो एक बार है बच्चे का, क्या बाद में चेंज होते हैं फिंगरप्रिंट्स? तो रिसर्च में सामने निकल कर आया, नो, आवर फिंगरप्रिंट्स आर एज इनवेरिएबल एज दे आर यूनिक बिटवीन 1626 and 1690. Spanish doctor Marcelo Malfigi pioneered the scientific research on fingerprints. In this research, he discovered that individual fingerprints are unique. इसीलिए फिंगरप्रिंट्स यूनिक होने की वजह से ही आज आधार कार्ड में फिंगरप्रिंट्स को माध्यम बनाकर सभी लोगों का एक बार आधार कार्ड बना है और उसके आधार पर सारे कार्य किए जा रहे हैं. दिस इज द रियल एग्जाम्पल यू कैन सी अराउंड यू. नाउ नेक्स्ट इज डर्मोग्राफिक्स एंड ब्रेन लोब्स. ब्रेन लोब्स में फिंगरप्रिंट्स के साथ जो कोरिलेशन है उसको समझाने की कोशिश इसमें की गई है. जो आपका इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर्स इस पार्ट के ब्रेन को दर्शाता है जो है फ्रंटल लोब के नाम से जाना जाता है. और ये फ्रंटल लोब थिंकिंग और इमेजिनेशन के लिए जाना जाता है. दूसरा जो थंब है आपका वो प्री फ्रंटल लोब को दर्शाता है, थंब प्री फ्रंटल लोब. और ये जो प्री फ्रंटल लोब है उसका जो कार्य है एग्जीक्यूटिव कॉग्निटिव फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोच विचारने की क्षमता इसमें होती है. तो इसका कोरिलेशन थंब से पता चलता है. नेक्स्ट मिडिल फिंगर. मिडिल फिंगर का जो फिंगरप्रिंट्स है उससे आपको पता चलेगा ये पैराइटल लोब का एरिया है. कैनेस्थेटिक स्किल्स के बारे में पता चलता है कि बच्चे लिखकर ज्यादा याद करते हैं या लिखकर या कुछ प्रैक्टिकली कुछ कर कर ज्यादा याद करते हैं, समझते हैं, वो चीज इससे पता चलेगा. नेक्स्ट इज टेम्पोरल लोब जो कि रिंग फिंगर बताता है. रिंग फिंगर कोरिलेशन है टेम्पोरल लोब के साथ जो कि साउंड एंड स्पीच प्रोसेसिंग को दर्शाता है. साउंड और स्पीच के बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है रिंग फिंगर के फिंगरप्रिंट से. उसके बाद लिटिल फिंगर. लिटिल फिंगर ऑक्सीपिटल लोब जो कि रिस्पॉन्सिबल है विजुअल प्रोसेसिंग के लिए. आप विजुअली कितनी स्ट्रांग हैं, आप किसी चीज को जैसे कि कॉम्प्लेक्स मैप आपको ला कर दे दिया जाए तो क्या आप उसे पढ़ पाएंगे? कॉम्प्लेक्स जो नक्शा होता है घर का हो, बिल्डिंग का हो या कहीं का कोई ऐसा एरिया को हो, उसका तुरंत आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि नहीं, इससे पता चल जाएगा. लिटिल फिंगर के फिंगरप्रिंट से ऑक्सीपिटल लोब के बारे में पूरी तरह से जानकारी मिल जाएगी. नेक्स्ट जब देखें तो इसमें भी कोरिलेशन बताया गया है डर्मोग्राफिक्स एंड ब्रेन लोब्स के बारे में ही है. इसमें दोनों थंब के बारे में लेफ्ट राइट जो ब्रेन होता है वो कौन सा ब्रेन किस पार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल उसके बारे में जानकारी है. इसमें राइट की पहले बात कर लें तो राइट थंब मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. इंडेक्स फिंगर रीजनिंग कैपेबिलिटी आपका बताएगा. मिडिल फिंगर कंट्रोल ओवर योर इमोशंस के बारे में बताएगा. रिंग फिंगर लिंग्विस्टिक, आप अलग अलग लैंग्वेजों को सीखने में कितनी हद तक सक्षम है, कितनी ज्यादा एफिशिएंट है आपका ब्रेन, ये चीज ये बता देगा. लिटिल फिंगर आपका ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटी को दर्शाएगा कि कितना आप एक बार ऑब्जर्व करके किसी चीज को आप ग्रहण कर लेते हैं, उस पर अपना लॉजिक पुट कर देते हैं. नेक्स्ट अब आते हैं लेफ्ट ब्रेन की ओर. तो लेफ्ट ब्रेन में आपका
लेफ्ट थंब, चूंकि ये जो ब्रेन है सो एक दूसरे के अपोजिट काम करता है। लेफ्ट ब्रेन जो है सो राइट हैंड, राइट बॉडी को कंट्रोल करता है और राइट जो ब्रेन हो लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है। तो इसीलिए जो लेफ्ट ब्रेन है वो आपका राइट हैंड के फिंगर्स से कोऑर्डिनेशन, आपका कोरिलेशन दिखाएगा, और जो राइट ब्रेन है वो लेफ्ट हैंड के फिंगर प्रिंट से इसका कोऑर्डिनेशन दिखाएगा। तो लेफ्ट थंब का आपको लीडरशिप क्वालिटी कितनी परसेंट है, कितनी सक्षम है आप, ये बता देगा। लेफ्ट इंडेक्स, इंडेक्स फिंगर इमेजिनेशन को बताता है। उसके बाद मिडिल फिंगर मूवमेंट में से फाइन सेंसरी मूवमेंट एंड आपका पूरा बॉडीली मूवमेंट, कितना एफिशिएंटली आप मूव करते हैं अपने बॉडी को, और कितना आपका कंट्रोल ओवर है अपने हाथों पे, फिंगर्स पे, ये चीज इस मिडिल फिंगर से पता चलेगा। रिंग फिंगर से साउंड कैपेबिलिटी आपको पता चलेगा, आप कितने सिंगर हैं, गायक बन सकते हैं, इसके परसेंटेज बेसिस पे आप पता चलेगा। विजुअल रिकॉग्निशन लेफ्ट का लिटिल फिंगर से, इसमें विजुअल रिकॉग्निशन है, चीजों को आप कितना बेहतरीन तरीके से पेश करते हैं, कितना समझते हैं, इससे जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट चलते हैं, डर्मोग्राफिक्स जो ये टेस्ट है वो किसके लिए है? तो ये टेस्ट बेसिकली तो सभी के लिए है, लेकिन ज्यादा खासकर 4 से 12 साल के बच्चों तक के लिए है। 1 से 4, 4 से 12, इसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इस एज में यदि आपको किसी का करियर, इनबॉर्न टैलेंट के बारे में पता चल गया तो आप उसे सही दिशा दे सकते हैं, सही गाइडेंस दे सकते हैं, और उसके अनुसार उसके पास सफिशिएंट टाइम है उसे कंप्लीट करने के लिए। इस एज में भी बहुत हद तक कामयाबी पाई जा सकती है, क्योंकि अधिकतर लोग अपना करियर स्टार्ट करते हैं 20-22 साल की उम्र में। नेक्स्ट, इस एज ग्रुप वाले सिर्फ जान सकते हैं कि क्या है, उसके अनुसार अपना इंटरेस्ट को थोड़ा सा बूस्ट कर सकते हैं। अपने इंटरेस्ट के फील्ड को तो चूज नहीं कर सकते हैं इसके बाद, लेकिन जिस चीज में इंटरेस्ट है उसको आप थोड़ा इंक्लूड करके अपने आप को एंटरटेन और खुश रख सकते हैं। नेक्स्ट, डीएमआईटी टेस्ट चिल्ड्रन के लिए क्यों, आखिर क्या जरूरत है? तो इससे आपका टाइम रिड्यूस हो जाएगा, मनी भी बचेगा, एफर्ट वेस्टेड ओवर इररिलेवेंट कोर्सेस एंड क्लासेस। आजकल अलग अलग तरह के कोर्सेस चलाए जाते हैं, बच्चे सोचते हैं ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, और सभी कर लेते हैं, बाद में फिर ना वो जॉब कर पाते हैं, ना ये जॉब करवाते हैं, ना इधर का ना उधर का, बहुत ही बेकार स्थिति हो जाती है बाद में, बहुत सारे कुछ सीख लेने के बाद। इसीलिए इररिलेवेंट कोर्सेज में खर्च करने से बेहतर है कि इस टेस्ट को कर लें, तो आपको एक सही दिशा पहले से पता चल जाए तो उसी क्षेत्र में जाएं। तो ये सारे कुछ इससे आपका टाइम, आपका प्रयास, कोर्सेस करवाने के लिए भी अलग अलग सिटी में भेजना पड़ेगा बच्चों को, वो सब सारे कुछ बचा सकते हैं। दूसरा है इम्प्रूव रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन। आप यदि बच्चे का इससे करियर जान गए, और बच्चे को तो ऑब्वियसली उसी में इंटरेस्ट होगा जो इसमें निकल कर आएगा, और फिर यदि आप उसी करियर को लेकर उससे बात करें तो बच्चे आपके साथ घुल मिल कर रहेंगे, अपने सारी परेशानियां, सारा कुछ आपको बताएंगे। नाउ डेवलप चिल्ड्रंस कॉन्फिडेंस, यदि उसके इंटरेस्ट का फील्ड उसे मिलता है या उसी फील्ड का चीज उसे पढ़ने दिया जाता है, तो पूरे इंटरेस्ट के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ उस चीज को बच्चे करेंगे और बहुत आगे तक बढ़कर जाएंगे। ना स्ट्रेस फ्री चाइल्डहुड फॉर चिल्ड्रेन, इंटरेस्टेड फील्ड में यदि कुछ काम कर दिया जाए, उसको दिया जाए तो बहुत खुशी खुशी करेंगे
और किसी को परेशान भी नहीं करेंगे और उसमें बहुत ज़्यादा देर तक अपने ध्यान को, कंसंट्रेशन को कंटिन्यू लगा सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट वी नो फ्रॉम आर DMIT रिपोर्ट। जो DMIT रिपोर्ट की बात अभी कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में, उससे क्या क्या हम जानते हैं। तो बेसिक चीज, बेनिफिट्स ऑफ DMIT टेस्ट, इससे जो जानते हैं वो इसका बेनिफिट ही है, डिस्कवर योर ओन एबिलिटीज एंड चूज अ राइट करियर पाथ। इससे आप जान पाएंगे क्या क्या एबिलिटीज है बच्चे के अंदर और उसके अकॉर्डिंग, एबिलिटीज के अकॉर्डिंग उसके करियर पाथ उसमें उस रिपोर्ट में निकल कर आएगा। आइडेंटिफाई एंड डेवलप योर कोर कॉम्पिटेंसीज, इसमें आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपकी कैपेबिलिटी क्या चीज में बेहतर है और किस में आप कंपटीशन में औरों से बेहतर हैं और उसी क्षेत्र को आप चुनेंगे। आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल लर्निंग एंड लीडरशिप स्टाइल, इसमें आप लीडरशिप स्टाइल भी जान पाएंगे कि आपकी पर्सनालिटी टाइप क्या है, उसके अनुसार आप लीडरशिप चूज करेंगे। और सुटेबल लर्निंग आपका क्या है, ऑडिटरी, विजुअल, कैनेस्थेटिक, के तीनों में से कौन सा है, इस तीनों में से दो कौन से है, उस स्टाइल से आप पढ़ेंगे। क्योंकि पढ़ाई का उम्र तो होता नहीं है, लाइफ टाइम पढ़ना होता है। कभी भी आपको पढ़ना हो तो इस स्टाइल से आप पढ़ेंगे तो जल्दी चीज़ों को सीख समझ जाएंगे। चाहे किसी भी फील्ड में रहें आप, यदि सही तरीके से तुरंत किसी चीज़ को सीख जाते हैं तो कोई भी फील्ड आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, कहीं भी करियर आप आसानी से बेहतर बना सकते हैं। नाउ इम्प्रूव योर रिलेशनशिप विद योर लव्ड वंस, इसका जिक्र अभी जस्ट पहले ही कर चुके हैं कि आप सही करियर गाइडेंस यदि बच्चे को उसके इंटरेस्ट के अनुसार देंगे तो आपका रिलेशन उससे अच्छा रहेगा। नेक्स्ट इज पर्सनालिटी एंड बिहेवियर, अभी जिसके बारे में बात किए हैं स्टार्टिंग में। तो एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट पर्सनालिटी एंड बिहेवियर, जैसे 4 टाइप्स का पर्सनालिटी का जिक्र पहले कर चुके हैं। ईगल पर्सनालिटी जो होता है डोमिनेंट, मीन्स अपना प्रभाव हमेशा छोड़ता है, अपने आप को प्रभावी समझता है। एग्रेसिव होता है, थोड़ा ज्यादा बहादुर होता है, बोल्ड होता है, क्योंकि इसके पास थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस रहता है हमेशा, तो बोल्ड रहता है। और इंडिपेंडेंट रहता है, अपने किसी से ज्यादा मतलब नहीं, जो भी करना है अपने बलबूते पे करने का जुनून इसके अंदर सवार होता है और इसके चक्कर में बहुत सारे गलतियां भी कर देता है ईगल पर्सनालिटी वाले लोग। नेक्स्ट पीकॉक, ये है आपका मोर दैट इज इन्फ्लुएंशियल होता है, शोवी होता है, दिखावा करेगा, थोड़ा इंथुजियास्टिक होता है। नेक्स्ट डव, डव में शांत स्वभाव का व्यक्ति जो होता है, स्टडी, पीपल ओरिएंटेड एंड टीम प्लेयर, टीम में काम कर लेता है ठीक तरीके से। आउल एक कंप्लाइंट पर्सनालिटी, ये परफेक्शनिस्ट होते हैं, पूरा छोटे छोटे हिसाब किताब को बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। ये फाइनेंस प्लानर हो सकते हैं, बहुत बेहतरीन बैंकर्स हो सकते हैं। एनालिटिकल्स, जो स्टैटिक्स निकल कर आता है, डेटा एनालिसिस, उस काम के लिए ये लोग बहुत ज़्यादा सटीक पाए जाते हैं, अच्छे होते हैं उस फील्ड में। इन लोगों को के लिए बेहतर अवसर है। नेक्स्ट चीज, लेवल ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। एवरी चाइल्ड इज बोर्न विद 8 इंटेलिजेंसेस, सभी लोगों के पास 8 तरह के इंटेलिजेंसेस होते हैं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल जो औरों से बाहर लोगों से बात कम करते हैं, लाइकोनिक टाइप का उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल। बहुत ज्यादा सोचते हैं, दिमाग बहुत ज्यादा चलाते हैं अंदर ही अंदर। इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल जो थोड़ा बातूनी होते हैं, और इंट्रापर्सनल जो बात कम करते हैं लेकिन सोचते विचारते ज्यादा हैं। नेक्स्ट लॉजिकल एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंस,
इस तरह के लोग इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, ये सारे चीज, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस बहुत बेहतर होता है, मैथमेटिकल, लॉजिकल बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, भाषा भाषा पे इनका बहुत अच्छा पकड़ होता है लिंग्विस्टिक वाले का। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो या म्यूजिक कंपोजर हो, ये सब सारी चीजें करने में बहुत बेहतर होते हैं। विजुअल इंटेलिजेंस एंड कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, ये 8 तरह के इंटेलिजेंस पाए जाते हैं। नेक्स्ट वी विल सी ब्रेन का डोमिनेंस, जिसका जिक्र स्टार्टिंग में कर चुके हैं। लेफ्ट और राइट दो पार्ट होता है ब्रेन का। तो लेफ्ट ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है एनालिसिस के लिए, कोई चीज का एनालिसिस, कैलकुलेशन से रिलेटेड, नंबर्स, लॉजिक्स, ग्रामर, रिसर्च, सारे चीज लेफ्ट ब्रेन जो डोमिनेटेड है उसके लिए सारे करियर खुले हुए हैं। राइट ब्रेन के लिए कलर्स, पिक्चर्स, म्यूजिक, इमेजेस, क्रिएटिविटी, आर्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाउ प्रिफर्ड लर्निंग स्टाइल के बारे में बात कर चुके हैं। 3 तरह के लर्निंग स्टाइल होते हैं, विजुअल, कैनेस्थेटिक, विजुअल, ऑडिटरी, कैनेस्थेटिक। विजुअल वाले लोग लर्न बाय सीइंग, किसी चीज को पिक्टोरियल भी उसको दिखा दिखा के पढ़ाया जाए तो जल्दी सीख जाएंगे। ऑडिटरी, सुनाया जाए, कोई भी लेक्चर्स दिया जाए उसको तो समझ में आ जाता है। कैनेस्थेटिक वाले लर्न बाय डूइंग, जब तक वो खुद नहीं करेंगे, अपने हाथों से नहीं करेंगे प्रैक्टिकल, तब तक उनको समझ में जल्दी नहीं आएगा। आ तो जाएगा, समझ जल्दी नहीं आता और लंबे समय तक याद नहीं रह पाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन, जिसको 4 क्वेश्चन की बात कर रहे थे, IQ, EQ, CQ एंड AQ, जो कि इक्वली इम्पोर्टेंट है। लोग IQ के पीछे पागल होते हैं कि इंटेलिजेंस क्वेश्चन, जबकि सिर्फ इंटेलिजेंस क्वेश्चन कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि और भी चीजें आती है लाइफ में। IQ इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, कॉम्प्लेक्स नंबर कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग, डिफरेंशियल कैलकुलस एटसेट्रा को आसानी से समझ जाए और बना ले इंटेलिजेंस क्वेश्चन। EQ इमोशनल क्वेश्चन, इमोशनली स्ट्रॉन्ग जो रहेगा वो कोई भी किसी को इमोशनली ब्लैकमेल करना चाहेगा तो होगा नहीं, क्योंकि उसके पास स्ट्रेंथ है इस चीज को लेकर। CQ क्रिएटिव क्वेश्चन, द ब्रेन क्रिएटिविटी, यू हैव द क्रिएटिविटी टू चेंज द वर्ल्ड। क्रिएटिविटी अपने आप में बहुत ही बेहतरीन चीज है, इसका स्ट्रेंथ होने से लोग नए नए इनोवेटिव आइडियाज मस्तिष्क में आते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं, अपने वर्क प्लेस पे यूज करते हैं। इसीलिए क्वेश्चन का स्ट्रॉन्ग होना बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर आजकल के इन्वायरमेंट में जहाँ रिसर्च की डिमांड सबसे ज्यादा है। समस्याओं को सुलझाने में रिसर्च सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अभी कोरोना वायरस के कारण रिसर्च वाले बहुत रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन जिसका क्रिएटिव क्वेश्चन बहुत बेहतर होगा वो जल्द ही इसका कुछ हल निकाल लेंगे। एक एडवर्सिटी क्वेश्चन, जैसे कि सभी जानते हैं, जब समस्या आती है, जब when poverty comes in the door, love flies out of the window, जब गरीबी और मुसीबत आती है तो खुशियां छिन जाती है, लेकिन उस कंडीशन में भी खुश रहने की कैपेबिलिटी जो देता है एडवर्सिटी क्वेश्चन। यदि आपका बेहतर है तो आप किसी भी सिचुएशन में अपने आप को संभाल लेंगे और कोई भी गलत कदम नहीं उठाएंगे, जैसे सुसाइडल का प्रयास नहीं करेंगे कभी, या बहुत ज्यादा दुखी नहीं होंगे। तो इसलिए क्वेश्चन का बेहतर होना बहुत जरूरी है। एज यू नो द मैनी अप्स एंड डाउन्स कम्स इन लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव जो है सो आते रहते हैं, तो उसको हैंडल करने के लिए क्वेश्चन परसेंटेज ज्यादा होना आवश्यक है। नाउ लर्निंग
सेंसिबिलिटी एंड एटीडी एंगल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। लर्निंग सेंसिबिलिटी को भी ये बताएगा और उसके साथ साथ एटीडी एंगल से आपका फिजिकल स्ट्रेंथ क्या है, किस लेवल के वो पता चलेगा। यदि आपका एटीडी एंगल 35 डिग्री से कम है तो आप बोर्न एथलीट हैं। आप कितना भी दौड़ लें आपको थकान महसूस नहीं होगा, आप बहुत मजबूत होंगे। इसी आधार पे चाइना सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में ले जाता है, क्योंकि वो इस टेस्ट को करवाने के बाद एटीडी एंगल जिसका 35 से नीचे रहता है उसी को सेलेक्ट करता है एथलीट्स के लिए और उसी को ट्रेन करता है, फालतू पैसा खर्च नहीं करता औरों पे। जो जिसका एंगल कम हो उसी को सेलेक्ट करके प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज कैरियर ऑप्शन एंड रेमेडीज। जैसा कि पहले बताएं कि इससे कैरियर ऑप्शंस और जो कमियां हैं, जो वीकनेसेस है उससे गेट ओवर कैसे हो, उससे बाहर कैसे निकलें, वो मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोसेस के जरिए होता है। तो डू यू नो विच मोस्ट रिवार्डिंग कैरियर इज फॉर यू, ये बता देगा आपको। मेक द राइट मूव इन योर कैरियर। आप जो भी कैरियर कर रहे हैं उसमें यदि आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो किस तरह करें और कौन सा कैरियर चूज करें। आप जो काम कर रहे हैं उससे यदि आप खुश नहीं है तो इस टेस्ट को करवाएं, उसके बाद देखें आपका जो कैरियर निकल कर आएगा उसमें आप जाएं तो आपको अवश्य उसमें इंटरेस्ट और आप लंबे समय तक उसमें काम कर सकते हैं खुशी खुशी। नो द स्ट्रेंथ एरिया, आपका स्ट्रेंथ एरिया इससे पता चल जाएगा। फिर आपको जो स्ट्रेंथ एरिया आपका है उस फील्ड में आपको कोई फेल नहीं कर पाएगा, उस एरिया में आप कॉम्पिटेंट बने रहेंगे, कंपटीशन में औरों से बेहतर रहेंगे। नो योर वीक एरिया एंड डेवलप इट। फॉर दिस लास्ट पॉइंट यू हैव टू go through midbrain activation process. Now next, for midbrain activation process, join online for practice and learn midbrain activation techniques. For online, this is the lockdown period, so this is the best option. So interested candidate can mail me at panditbasudev@gmail.com. Fee structure would be the lowest. The fee structure of this is 16,000 in Mumbai, but I have keep this 4,500 only, and all are giving only 6 to 8 classes, but I am giving 12 classes per month. Means alternate day will be class. Batches will be as per feasibility. You can select your batches 6 am, 7 am, 8 am. 1 hour training will be there, and in the evening also have flexibility to 7 pm to 6 pm to 7 pm. Join for complete transformation including guaranteed disease free life. The child will also be free from the diseases if having any kinds of disease, or the weight, gain the lot of weight, then the weight will also reduce. The child will get the mental peace and the high level of concentration. It will, the extra benefits that the child will get after completing this only 12th class. After that you can decide you will continue or not, but you should enroll for first 1 month. That will be very beneficial. Now next is for parents also. I have designed a course. Respected parents of children can also join my yoga to re-establish humanity in the world program. That is for 1 hour yoga program. The batches timing will be the same. If anyone want to join,
can mail me at the same mail ID panditbasudev@gmail.com and know all the things, and you can get the happiness in life. Now next is my certification that I have done, mid brain activation in DMIT. Certification extensive training got from Team 360 Degree Managing Director Dr. D.D. Sharma, Vinit sir and Vipul sir, including team of company, and being certified on 13th of July 2019 in Jaipur only. And now I have franchise in Noida and training, but due to lockdown it has been stopped for a while, but that's why I have just maintained the online to be reachable for all and to gain the efficiency and build a great career to change the world. As the children are future of the world, so enroll and get your child transformed from all the weaknesses. Thank you for watching. Have a wonderful day. Thank you very much.